pre or menstrual irregularities, right? So इसने who is a volunteer polycystic ovaries and menstrual irregularities में? मैम पीसीओएस मैंने कहा था। ठीक है, निदा ने? जी मैम। ऑल राइट, तो चलो फिर आई थिंक वी शुड स्टार्ट। जी मैम। कुछ है आपके पास सिनेरियो या हम क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड करना है या रोल प्लेयर वाला करना है? मैम जैसे आप कहें। मेरा हाल है रोल प्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रक्चर तो हम बड़ी पिछले बहुत अरसे से करते आ रहे हैं और आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस हुई भी है। रोल प्लेयर से आप लोग थोड़े से परेशान हो जाते हो जी मैम ठीक है। मैनेजमेंट में। कोई जल्दी से वॉलंटियर करते फॉर द रोल प्लेयर। चलो मैं हूँ तुम्हारी वॉलंटियर, डॉक्टर निदा। गुड, ठीक है। सो सानिया हमारी रोल ठीक है। प्लेयर है। So ठीक है। scenario is that patient is 30 years of age. She is married for 5 years and she has presented with infrequent cycles for last 2 years. She's para 1 plus 0 and her last child born is 4 years back. And now she has come with the problem of the infrequent cycles, weight gain and unable to conceive. Okay, so how will you proceed? ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निदा है और मैं पिछले 5 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज मैं आप सबके मसले के बारे में बात करूंगी ताकि हम किसी हतमी नतीजा इलाज पर पहुंच सकें। ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो है सानिया है। अच्छा सानिया, आपकी जैसे मुझे बताई गई है डिटेल, आपकी उम्र 30 साल है और आपकी शादी को 5 साल हो गए हुए हैं। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं एमबीए किया हुआ है मैंने। अच्छा सानिया, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, आप दोनों साथ में रह रहे हो? जी जी, साथ में ही रह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे मुझे बताया गया है कि आपको जो है ना वो पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे 2 साल से। ठीक है, और मुझे बताएं आपको पीरियड्स आखिरी दफा कब आए हैं? लास्ट टाइम कब आए हैं आपको पीरियड्स? डॉक्टर साहब याद नहीं है, 3 महीने पहले ही आए थे। डेट एग्जैक्ट क्या नहीं याद मुझे। अच्छा, बिल्कुल भी 3 माह में, फिर उसके बाद बिल्कुल भी दाग भी नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, दाग नहीं लगा मुझे 3 महीने में। अच्छा, इससे पहले आपको जो पीरियड्स आते थे वो बिल्कुल ठीक आते थे और टाइम पे आते थे आपको पीरियड्स? हाँ, बस कभी ठीक आते थे। ये लॉन्ग लाइफ प्रॉब्लम मेरी चली है, ऐसे ही रहते हैं, कभी ठीक नहीं आए मेरे। अच्छा, चलिए मैं अब कुछ सवालात करूँगी। मुझे बताएं कि अभी तक आपने कोई और इसके मसले के लिए कोई इलाज करवाया है? कोई दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल की हैं या अभी पहली दफ़ा मेरे पास चेकअप के लिए आई हैं आप? नहीं, कभी मैं ले लेती हूँ डॉक्टर साहबा इसके लिए, वो जो हार्मोन की गोली होती है ना, जब दिन हाँ। बड़े चढ़ जाते हैं तो फिर ले लेती हूँ। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सानिया, आपका वज़न तो नहीं पहले से बढ़ा? वज़न बढ़ा है मेरा, ये बच्चे के बाद बढ़ बढ़ा गया है है? मेरा वज़न। जी। अच्छा, और जो वो आपका बच्चा है वो आपको हमल खुद ब खुद हो गया था या उसमें भी आपको कोई इलाज करवाना पड़ा था? इलाज करवाना पड़ा था मुझे। अच्छा, इलाज करवाना पड़ा था। वो नॉर्मल हुआ था या बड़े ऑपरेशन से हुआ था? वो नॉर्मल हुआ था मेरा बच्चा। ठीक-ठाक है, आपके पास है बच्चा? हाँ, 2-3 दिनों के लिए नर्सरी में रहा था, बस फिर ठीक था बच्चा। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि आपके चेहरे पे ज़्यादा बाल तो नहीं आए पहले से ज़्यादा? बाल है तो सही, पर इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और एक और मैं आपसे पर्सनल सा सवाल पूछूँगी कि आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि आपके ब्रेस्ट से कभी कोई डिस्चार्ज आया हो किसी किस्म का, कोई नहीं, मवाद कोई निकलता हो? ना, ना, ना। अच्छा, आपको बेवक़्ती सर्दी या ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती? ठंडे पसीने तो नहीं ज़्यादा आते? नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा, और आपको कभी जैसे गंदा पानी पड़ता हो? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा, और कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि आपने मतलब किसी किस्म की कभी कोई मतलब नीचे से सफाई करवाई हो या कोई छल्ला या कुछ रखवाया हो नीचे से आपने? नहीं डॉक्टर साहबा, नहीं अच्छा, और रखवाया। अब ठीक है, और अभी आप कोई मेडिसिन्स अभी आप मतलब ले रही हैं किसी किस्म के, कोई हार्मोन्स या कोई और अद्वियात आप इस्तेमाल कर रही हो? बस ये विथड्रॉल ब्लीडिंग के लिए ऑन ले लेती हूँ, जब ज़्यादा होता है, और तो नहीं लिया कोई भी मेडिसिन मैंने। अच्छा, अभी आप नहीं इसके अलावा लिखी। कोई और दवाई नहीं नहीं, ले रही। ठीक नहीं। है, और मुझे ये बताएँ कि आप ने मतलब आप हस्बैंड के आप जैसे अभी आपको हमल भी नहीं हुआ, आपका बच्चा 4 साल का है, तो आप कोई मतलब खुद नहीं चाह रही या कोई मतलब वैसे ही नहीं हो रहा है हमल अभी आपको पीरियड्स की वजह से? नहीं डॉक्टर साहब, चाह तो रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा, अब क्या करें? अच्छा, आप हस्बैंड के साथ रह रही हैं, तो आप हफ्ते में मतलब कितनी दफ़ा मिल लेती हैं शौहर से?
ठीक है, 1-2 दफ़ा, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बिज़नेस के सिलसिले में और अपने फील्ड के सिलसिले में बाहर भी जाया करते हैं ना। अच्छा, आपके हस्बैंड को कोई मसला तो नहीं है किसी किस्म का? कभी उनका कोई ऑपरेशन हुआ हो या उनको बचपन में कोई मसला नहीं, बना हो? अच्छा, चलें नहीं। ठीक है। उनका आपने चेकअप वगैरह करवाया हुआ है, वो ठीक है बिल्कुल? हाँ जी, 1 बच्चा है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा सानिया मुझे ये बताएँ कि आपने कभी ऐसे हुआ है कि आपने कभी बच्चेदानी के मुँह से अपना कभी कोई टेस्ट कराया हो? नहीं, नहीं, मैंने नहीं कराया बच्चेदानी के मुँह से टेस्ट। अच्छा और आपको पहले कभी कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी इस किस्म का कोई मसला बना हो, किसी किस्म के इस म मसले के लिए आप कोई चेकअप करा रही हो किसी डॉक्टर से? नहीं, बच्चे के उस पे मुझे बीपी और मेरा शुगर ज़्यादा हुआ था, लेकिन फिर मैंने हुँ। चेक नहीं कराया। अच्छा, उसके बाद आपने चेक नहीं करवाया, ठीक है। हुँ, तो आपको हुँ। किसी किस्म की कोई इलामत तो नहीं है कि ज़्यादा भूख लगती हो, ज़्यादा आपको प्यास लगती हो, यूरिन आपको बार-बार आता हो? डॉक्टर साहब अब भूख तो लगती है, इसी वज़ह से तो वज़न ज़्यादा हो गया है। लेकिन अच्छा, और तो चलें कोई ठीक। अलामत पे कभी गौर नहीं किया मुझे, अच्छा, मैंने कभी। आपके आपके ख़ानदान में मतलब किसी को ऐसा मसला है कि जिनका वेट ज़्यादा बढ़ जाता हो या किसी को वो जिसे हमारी ज़ुबान में जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ बोलते हैं कि उनको फैमिली में किसी को है मसला अपनी बहनों में से नहीं, या नहीं आपकी और मदर को नहीं है, किसी ना को? बहनों को है, ना मेरी अम्मी को था। अच्छा और ख़ानदान में जी। किसी को छाती या बच्चेदानी, अंडेदानी का खुदा ना ख़ास्ता कोई कैंसर का भी कोई मसला बना हो? नो, नो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है किसी को भी। अच्छा, आप किसी किस्म का कोई मतलब कोई आपका हुक्का या कोई ऐसी कोई एडिक्शन वग़ैरह तो नहीं है आपको किसी किस्म की? नहीं, किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं है। अच्छा, ठीक है और आप मतलब आपके स्लीप वग़ैरह साइकिल ठीक है? नींद ठीक आती है आपको? हाँ, बच्चा कभी-कभी सोने नहीं देता, बस ठीक ही है। और हस्बैंड अच्छे हैं आपके, सपोर्ट ठीक है घर पे? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड। अच्छा। अच्छा ठीक है सानिया, मैं ना अब आपका ना मुआयना करूँगी, ठीक है? ठीक है। जिसमें मैं आपका ना बीएमआई चेक करूँगी, जिसमें हम आपका वज़न और आपके कद की रेशो चेक करेंगे, ठीक है? हुँ, हुँ। और आप मुझे बता सकती हैं मैडम बीएमआई ऑफ द पेशेंट? BMI is 28 kg per meter square. एंड वाइटल्स? वाइटल्स ठीक है। BP 140/90 है। ओके एंड पल्स, टेम्परेचर, वो रेस्पिरेटरी रेट ठीक है एवरीथिंग सारा इज़ कुछ। नॉर्मल जी। एंड पैलर ऑन जीपी पैलर? नो, आप बोलते जाओ, जो पॉजिटिव अच्छा, होगा मैं बता दूंगी। ओके मैम पैलर एंड एनी थायराइड एनलार्जमेंट? थायराइड इनलार्ज्ड है। ओके any on breast examination any discharge from the nipples नहीं। and any on abdominal examination any previous surgical scar or any palpable mass आप बोलते जाओ, मैं and no बता दूँ। visceromegaly and ma'am then on pelvic examination on pulse speculum examination I want to know about the cervix any abnormal discharge and any growth or polyp. ठीक है। And on bimanual examination, I would like to know the size of the uterus, any tenderness, and its mobility, and any adnexal tenderness. ठीक है। और फाइन और कुछ बस? अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशंस भी पूछ लें। On investigations, ma'am, I would like to know her baseline investigations for the general health of my patient that include complete blood count with blood group and RH factor to check for the hemoglobin, platelet count, and TLC. And her hepatitis serology, the hepatitis B surface antigen and anti-HCV. And also, I want to know her blood sugar fasting and urine complete examination for the pus cells, proteins, and sugars. And as on examination, there is thyroid enlargement. So I would also know, I want to know the thyroid TSH levels and any report of serum day 3 serum FSH and serum LH level available. एंड मैम ऑन एग्जामिनेशन मैम एक और चीज मैं एग्जामिनेशन में भी देखना चाहूंगी टू नो द हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टे ग्रेड फॉर द हिर्सुटिज्म. ठीक है, आगे। And ma'am, in specific investigations, I want to know any pelvic ultrasound available, pelvic ultrasound for the uterine size, any endometrial pathology, myometrial echo texture, endometrial thickness, as patient is amenorrheic for the last 3 months, and the status of the ovaries. और इन्वेस्टिगेशंस?
मैम मैम थायराइड मांग लिया है, बाकी अल्ट्रासाउंड एंड पेशेंट मैम पिछले एनी 3 महीनों से एमनोरिक है। मैम एनी रिपोर्ट ऑफ एंडोमेट्रियल यूपीटी अवेलेबल? यूपीटी तो यूपीटी अवेलेबल मैम है, वो नेगेटिव है। मैम एनी रिपोर्ट ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी? एंडोमेट्रियल थिकनेस मैडम, एंडोमेट्रियल थिकनेस वो वो मैंने तो बोला है पहले। अल्ट्रासाउंड पे बोल दिया हाँ आपने। जी जी। अच्छा, और कोई और इन्वेस्टिगेशंस बता दे सानिया, आप बता दो अगर कोई और मैम सीरम टेस्टोस्टेरोन? नहीं, सीरम टेस्टोस्टेरोन फ्री एंड्रोजन इंडेक्स? नो, इसके हिर्सुटिज्म नहीं है पेशेंट। मैम मैं बता दूं, अगर पेशेंट जैसे मैम इनफर्टाइल है तो मतलब वी कैन आस्क आल्सो आस्क फॉर द हस्बैंड सीमन एनालिसिस। जी, देखो मेरी बात सुनो, यू वर हाँ वेरी गुड। आपका थ्रू आउट बड़ा अच्छा रहा है। इन्वेस्टिगेशंस में आके बहुत बड़े ब्लंडर मारती है, लेकिन अभी तक आपका अच्छा जा रहा था। इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें, चलो शुरू से देखो, जब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मैंने बोली ना 1 2 3, वो आप अपने चाहे राइट हैंड कॉर्नर पे लिख लो या पेपर के ऊपर लिखा होगा एग्जाम में, जब सिनेरियो सामने लिखा हुआ पड़ा होगा तो उसमें तो आपको लिखी हुई मिल रही होंगी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। 3 स्पेसिफिक किस्म की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी पेशेंट की। एक तो अनेबल टू कंसीव भी था, लेकिन वेट गेन, और उसके अलावा मैंने इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स। आपको क्लियरली डायग्नोसिस पता चल रहा है विद फ्रॉम द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के ये इन सब फर्टिलिटी है राइट। लेकिन अब आपने इन तीनों को हिस्ट्री में इन तीनों चीजों को कवर करना है, साथ आपने इसका डीडी कवर करना है, और उसके बाद जब आप इसका एग्जामिनेशन वाज वेरी गुड, लेकिन अगेन इन्वेस्टिगेशंस में आपने पीसीओ की बाद में, चलो आप जाकर आपने कहा कि मैं उसके हर्सिटिज्म की स्कोरिंग करना चाहूंगी जस्ट टू बी श्योर, हालांकि उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में नहीं था हर्सिटिज्म, लेकिन चलो ठीक है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बिकॉज हमारा डायग्नोसिस उस तरफ जा रहा है। सेकेंडली ये कि लेकिन उसमें अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन का भी जिक्र कर देते, ये जो फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं नेप ऑफ नेक में या एक्जिला वगैरह में, वो जरा हाइपर पिगमेंटेड होते हैं पीसीओ वाले पेशेंट में। वेस्ट हिप रेशियो चलो नहीं भी बात की, लेकिन अगर आप एहतियातन वो कर देते तो और भी अच्छा हो जाता। योर एग्जामिनेशन वाज अदरवाइज गुड। तो जब आपने इन्वेस्टिगेशंस की बात की, तो इन तीनों चीजों की इन्वेस्टिगेशंस रिलेट करके करेंगे ना। नॉर्मली देखो, आपने बड़ी एक्सप्लेनेशन देके कहा कि अगर थायराइड इनलार्ज है तो मैं थायराइड फंक्शन टेस्ट मांग लूंगी। अगर थायराइड नहीं भी इनलार्ज तो इसके अंदर थायराइड फंक्शन टेस्ट आप मांगोगे, क्योंकि इसके अंदर वेट गेन है और पीसीओ का आप डायग्नोसिस बना रहे हो। पीसीओ के अंदर तो वैसे ही तकरीबन 12 to 15% इंसिडेंस है हाइपोथायरॉइड का विद पीसीओ, तो इट्स बेटर कि आप उसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट मांगोगे। जब ये 3 मैंने डायग्नोसिस दिए, इसमें आपके इन्वेस्टिगेशन में अनेबल टू कंसीव की भी तो इन्वेस्टिगेशंस आएंगी ना। इसके अंदर आपने डे 2 सीरम एफएसएच एलएच मांग लिया, तो आप बेशक उसको ओव्यूलेशन के लिए सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल इन 28 डे साइकिल आप मांग सकते हो, 20 डे 21 ओके डे, मैम। उसके बाद आप उसका हस्बैंड सेमेन एनालिसिस मांगोगे, उसके एचएसजी मांगोगे, ट्यूबल पेटेंसी 4 इयर्स पहले इसका लास्ट चाइल्ड बॉर्न है। उसके बाद से इसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कभी यूज ही नहीं किया, एंड शी इज नॉट नेवर एबल टू कंसीव, तो फिर आप उसका एचएसजी भी मांगोगे, राइट। सो उसके अलावा ये कि देन there was blood pressure which was 140/90. These patients who are PCO, actually they are more prone to get hypertensive and even diabetic after 30 years of age particularly. हालांकि if someone अगर किसी का ज्यादा high risk है for getting this diabetes or hypertension after 40, तो ये after 30 होता है। तो even इनके अंदर yearly अगर आप HbA1c और हाइपरटेंशन को मॉनिटर भी कर लो तो भी वो ठीक होता है। तो आफ्टर 30, so you could have asked for the previous blood pressure record, or you could have asked for HbA1c at least, or if she is taking any medicines regarding hypertension. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। मतलब ये जो पूरा आपका अच्छा सॉरी मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी कि क्या हम ओजीटीटी इसमें मांग सकते हैं? इसमें ओजीटीटी भी मांग सकते हो, बहुत अच्छा। आप ईयरली ओजीटीटी एडवाइस कर देते हो पेशेंट को जो पीसीओ वाले होते हैं आफ्टर 30 years of age। तो It's better to ask OGTT or HbA1c. बेटर टू आस्क ओजीटीटी, लेकिन अगेन हाँ ओजीटीटी की तो फिर अगले दिन पेशेंट करा कर लाएगा ना, लेकिन यस इट्स बेटर टू आस्क ओजीटीटी। किसी ने कहा लिपिड प्रोफाइल, यू कैन आस्क फॉर लिपिड प्रोफाइल आल्सो, क्योंकि इस तरह के, बिकॉज पीसीओ इज नॉट जस्ट डिजीज ऑफ वन थिंग, इट्स अ सिंड्रोम, इट्स अ कंप्लीट मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसके साथ अटैच्ड होता है, विच इन्वॉल्व्स हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, एचडीएल लो हुआ होता है, और उसके अलावा भी बड़ा कुछ। बट इन पर्टिकुलर इसके अंदर आप अगर नहीं भी मांगोगे लिपिड प्रोफाइल तो भी ठीक है, लेकिन मांग लोगे तो वो भी जस्टिफाइबल है। सानिया ने क्या बात करनी है?
मैंने ये पूछना था, जैसे इस पेशेंट की इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो इसमें सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 28 डे का इसके साइकिल अंदर है आप जब डे जी 21 से स्टार्ट करके सीरियल करते हो, तकरीबन ऑल्टरनेट डेज पे जब उसको पीरियड्स आ जाते हैं, उसमें से फिर आप प्रीवियस जाके डे 20 उसके अकॉर्डिंगली 1 वीक बिफोर वाला फिर निकाल लेते हो। मैडम अगर वो कहती है कि मेरे पहले 35 डेज के बाद आते हैं, फिर 20 डेज के बाद आते हैं, फिर 25, तो अगर 3 साइकिल का मेंस्ट्रुअल डायरी वो मेंटेन भी करती है, तो उसमें से उसके ओव्यूलेशन डेज कैसे निकालूंगी मैडम? देखो ये एक अगर वो पेशेंट जी अगर एक पेशेंट है उसके पहले 35 डेज बाद फिर 20 डेज बाद, दैट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन। उसके अगर किसी की प्रोलॉन्ग साइकिल है तो वो प्रोलॉन्ग और इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स के साथ ही आएगी। इट्स रेयर दैट समबडी इज हैविंग इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स और उसको बीच में कभी पॉली मिनोरिया हो रहा है, उसके बार बार पीरियड्स आ रहे हैं और फिर देर देर से आ रहे हैं। अगर वो पीसीओ की है तो वो इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स के साथ ही आएगी। हाँ, इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स में रेगुलर हो सकता है, जैसे मे बी आफ्टर 35 डेज, मे बी आफ्टर 40 डेज और मे बी इवन आफ्टर 60 डेज। तो इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स में आप डे 21 से शुरू करते हो और टिल शी गेट्स पीरियड, और फिर आप उसका सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल 1 वीक बिफोर पीरियड्स कैलकुलेट कर लेते हो। और ओव्यूलेशन डेज उसके अंदर फाइंड आउट करना इज डिफिकल्ट, बट यस फ्रॉम डे 12 और 14 आप उसको एलएच किट से फिर आप मॉनिटर कर सकते हो ओव्यूलेशन को। लाइक मैडम आपने ये कहा कि सीरियल प्रोजेस्टेरॉन डेज अगर उसे करूंगी, अगर किसी के मुझे पता नहीं है साइकिल का, तो डे 21 जो भी उसका रैंडमली होगा वहां से वो अल्टरनेट डेज पे करेगी जी जब तक कि वो ब्लीड नहीं करती, वहां से मुझे उसके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स का पता लगेगा, मतलब मैं करती ऐसे जाऊंगी उसके साथ ना, और बाकी ओव्यूलेशन के लिए एलएच किट। ठीक है मैडम, थैंक यू। वेलकम। किसी ने पूछा हुआ है कि तो वैक्सीनेशन मैडम लेकिन इसमें फिर मैम जो आप कह रही हैं कि डे 21 से अल्टरनेट डे पे करते चलेंगे, तो हम मतलब उसमें से लेंगे कौन से वाला, मतलब जो हमारे लिए 1 कौन वीक सा? बिफोर पीरियड्स होगा, 1 वीक 7 बिफोर days फिर? before। जी, ओके मैम। रुबेला वैक्सीनेशन का पूछने की जरूरत नहीं है इनफर्टिलिटी में। ठीक लेकिन है, मैडम मुझे ये तो नहीं पता ना कि वो 1 वीक के बाद खामखा उसी डेट पे ब्लीड करेगी। लाइक मैं अगर 1 वीक बिफोर कर भी रही हूँ ना, तो मुझे उसकी डेट का तो पता है ही नहीं कि वही आप 1 हफ्ते सीरियल बाद कर रहे हो ना, आप डे 21 से सीरियल कर रहे हो ऑलरेडी। जब वो ब्लीड करेगी तो आप रिट्रोग्रेड में देखोगे कि इसका 1 वीक पहले वाला प्रोजेस्टेरॉन क्या था। और अगर मैडम वो 40 डेज तक वो ब्लीड करती गई, तो मैं अल्टरनेट डेज पे उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल करती जाऊं? अगर आपने फाइंड आउट करना है उसकी ओवुलेशन को, अच्छा, ठीक है, और है तो मैडम, कोई तरीका नहीं है। सही है मैडम। ठीक है ना। फॉलिकल मैम की साइज मेजर नहीं कर सकते, जैसे हम डे 14 पे फॉलिकल की साइज मेजर कर, फॉलिकुलर ट्रैकिंग इज अनदर वे। तो मैडम जिसकी इरेगुलर साइकिल्स हैं तो उसकी फिर फॉलिकुलर ट्रैकिंग किस दिन पे करेंगे? ऑल्टरनेट डे, 12th डे से शुरू करो ऑल्टरनेट डे पे, और आपको यू डू गेट एन आइडिया एटलीस्ट। आपको ये आइडिया हो जाता है फॉलिकल के साइज से कि डे 12 पे फॉर एग्जांपल 10 mm है, डे 14 पे जाके 12 mm है, तो इट्स अ ग्रोइंग फॉलिकल, एंड देन यू गेट टू नो कि वो बन रहा है या नहीं। अगर डे 14 16 पे जाके भी 9 mm के मल्टीपल फॉलिकल्स हैं तो आपको पता चल जाता है कि एनोवुलेटरी साइकिल है। किसी उसी में जी मैम हमारे पास पीसी का पेशेंट अगर इरेगुलर साइकिल से आता है तो मोस्ट कॉमनली उन्होंने 3 मंथ से ब्लीड ही नहीं किया होता। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमने तो ये चीज लर्न की थी कि अल्टरनेट डे के ऊपर आप जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स करवा रहे हो, इतना बर्डनसन टेस्ट भी है, ऐसे ही पेशेंट के लिए भी अनकंफर्टेबिलिटी है, तो मैम कहती हैं उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं होती। 3 मंथ्स की पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं है, हम उसको जस्ट विड्रॉल ब्लीड करवाते हैं। विड्रॉल ब्लीड के बाद इंपॉर्टेंस हमारे लिए जो एंडोमेट्रियल थिकनेस की है, और उसके बाद हम उसको रेगुलर करने के लिए ओसीपीएस पे डाल देते हैं, और उसके बाद हम उसको ओवुलेशन इंजेक्शन की तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता है इरेगुलर तो साइकिल ऐसे है। ही करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस वक्त हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि किसी भी पेशेंट का अगर हमने प्रोजेस्टेरॉन पता करना हो तो कैसे करते हैं। आप इस पेशेंट की मैनेजमेंट में आ गए हो, राइट? डेफिनेटली विड्रॉल ब्लीड का, वी आर जस्ट टॉकिंग व्हाट इज डे 21 प्रोजेस्टेरॉन, हम उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग येट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट और व्हाटएवर। मैनेजमेंट इज यस आफ्टर द विड्रॉल ब्लीड। हम बात कर रहे हैं कि अगर डे 21 प्रोजेस्टेरॉन किसी भी पेशेंट में आप एग्जाम में मांगोगे तो उसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। इफ एग्जामिनर आस्क के पेशेंट की इनफ्रीक्वेंट साइकिल है तो कैसे लेके चलना है और कैसे नहीं, उसका ये जवाब नहीं होगा कि पहले ये होगा वो होगा, क्योंकि वो आपको एक रैंडमली पेशेंट की बात करें कि इनफ्रीक्वेंट साइकिल में डे 21 प्रोजेस्टेरॉन कैसे होगा कैलकुलेट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कोर्स हम अभी बाद में करेंगे। जी बिल्कुल, मैं यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर एग्जामिनेशन में वो कहते हैं कि एक पीसी का पेशेंट इनफ्रीक्वेंट वो अभी रेगुलर हम इसकी साइकिल के मैनेजमेंट साथ, करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। मरियम जल्दी से क्वेश्चन करो, फिर हम इस पेशेंट की मैनेजमेंट करें। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इनफ्रीक्वेंट साइकिल के साथ है और वांट्स टू कंसीव है, तो विड्रॉल ब्लीड के बाद फिर हम उसे ओसीपीस पे तो नहीं डालेंगे,
फिर हम वो उसे हम बात ओव्यूलेशन करते हैं, इंडक्शन वो देंगे। वो बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले ठीक हैं, है, बिल्कुल ठीक ठीक है है। मैम। सो इस पेशेंट के अंदर सबसे पहला, अगर आप बेसलाइन से भी पहले निदा बोलते सीरम बीटा HCG, तो आप एक बहुत बेहतर कैंडिडेट होते। You instead started with the baseline investigations. She is a case who has presented, who wants to conceive, has been trying for last few years. However, she is gaining weight, etc., etc. तो बेसलाइन से पहले ये तो पता करो ना कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है. देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग यूपीटी इन अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी हैविंग इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पहले सीधा सीरम बीटा HCG मांगो, ठीक है. ओके मैम। उसके बाद जी, तो देखो एग्जाम के अंदर आप एग्जाम में भी और क्लिनिक पे बैठ के भी, OPD में भी बैठ के इस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस और सॉरी एक मिनट, मेरे ना इसकी बैटरी लो हो रही है, मिनट में इसको लगा और करती हूँ. हाँ, सो ठीक है. सो आई वाज टेलिंग यू के तो उसके अंदर आप बैठ के इस तरीके से नहीं करोगे. जब आपके पास इस तरह का केस आया है, तो आर यू मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग हर HB और यू आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट शी इज प्रेग्नेंट और नॉट? आपकी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपको पास कराएगा, वरना बिल्कुल पास नहीं कराएगा. अगर आप सारी इन्वेस्टिगेशन मांगने के बाद, उसकी इनफर्टिलिटी की भी इन्वेस्टिगेशन मांगने के बाद बीटा HCG मांगोगे, तो शायद आप पास भी ना हो इस केस में. ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक प्लीज है। बी वेरी विजिलेंट. एक चीज. दूसरा, जब मैंने कहा कि 1 2 3 3 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अगर दी नहीं है, या वहां पे पेशेंट आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बता रहा है, उस चीज को एक तरफ जरूर नोट करके आपने उससे रिलेटेड सारी इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है, सो दैट यू शुड ट्रीट द पेशेंट. ठीक. सो इस पेशेंट के अंदर आई डोंट नो व्हाई यू सेड अबाउट द एंडोमेट्रियल बायोप्सी, दैट वाज अनदर ब्लंडर. ठीक है. 30-year-old में आपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी किस वजह से करा रहे हो? ना भी आपको एंडोमेट्रियल थिकनेस दी है किसी ने, ना कुछ और ऐसा है, तो आपने पता नहीं वो वर्ड क्यों बोल दिया. और सीरम FSH LH ठीक है डे 2 में, लेकिन सीरम प्रोलैक्टिन भी कराओ, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराओ. इन्वेस्टिगेशंस मांगने का भी एक सीक्वेंस है. इन्वेस्टिगेशंस अगर हैप्पैजिटली मांगोगे तो यू मे नॉट इवन पास. ठीक है. सीरम बीटा HCG मांगो, फिर बेसलाइन मांगो. ठीक है. उसके बाद जब स्पेसिफिक आए हो, अगर आप हार्मोनल प्रोफाइल मांग रहे हो तो एक साथ मांगो, स्टार्ट फ्रॉम द डे 2 LH FSH एंड देन द सीरम प्रोलैक्टिन एंड डे 21 प्रोजेस्टेरोन एंड 28 डे साइकिल, या फिर सीरियल प्रोजेस्टेरोन लेवल्स इन दिस पेशेंट, और फिर आप उसके अंदर थायराइड फंक्शन टेस्ट. ठीक है. उसके बाद आप इसका बेशक अल्ट्रासाउंड मांगो, इसके हस्बैंड की रिपोर्ट मांगो, इसका HSG मांगो. ठीक. और इफ शी इज हाइपरटेंसिव तो यू वुड लाइक टू नो द प्रीवियस रिकॉर्ड और वो सारा कुछ. ठीक है. जी मैम, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इन्वेस्टिगेशंस को मांगने का जो है वो प्लीज सीक्वेंस को खराब नहीं होने देना. और कुछ किसी ने ऐड करना है इसमें? अच्छा मैम, मुझे पूछा था क्या हम इसमें टेस्टोस्टेरोन कराएंगे? हाँ, किसी ने कहा टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स या फ्री एंड्रोजन इंडेक्स. देखो ये बात प्लीज आप याद रखो, 2-3 चीजें. अभी किसी ने पॉइंट उठाया कि हम ट्रेनिंग में प्रोजेस्टेरोन नहीं कराते, टैट्स बर्डन. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. यस, के कभी कराया डे 21 प्रोजेस्टेरोन, शायद वो कराया नॉर्मल साइकिल, बट आपने कभी वो नहीं कराया, क्या उसे कहते हैं, एक सेकेंड जरूर. All right, so sorry. अच्छा, so I was telling you कि normally हम day 21 प्रोजेस्टेरोन या इस तरह की चीजें नहीं करा रहे होते, instead we just do the follicular tracking. ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता होना जरूरी है. इसी तरह क्या आपने कभी अपनी ट्रेनिंग में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स या फ्री एंड्रोजन इंडेक्स कराया, या सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल्स? नहीं मैडम, नहीं कराए. लेकिन नहीं। क्यों नहीं कराए, क्यों नहीं कराए? लेट मी टेल यू. मैम क्लिनिकली अगर पेशेंट के जो सिम्टम्स है तो हम कराएंगे, अदरवाइज क्लिनिकली क्या है? हाइपरएंड्रोजनिज्म के साइंस हैं. साइंस है. वेरी गुड. बिल्कुल. देखो, अगर पेशेंट इज रियली हैविंग हर्सिटिज्म, जो हमारा हर्सिटिज्म की एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की वो है कि स्कोरिंग जो दी हुई है, फेरमैन गैल्वे स्कोरिंग जो है, अगर तो उसमें वाकई वो अंदर आ रहे हैं उसके स्कोरिंग के, तो फिर यू विल आस्क फॉर द फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स या इवन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन या टेस्टोस्टेरोन एक्सेट्रा. लेकिन अगर वो उसके अंदर नहीं, अगर इफ शी इज नॉट क्लिनिकली हैविंग हर्सिटिज्म, देन यू डोंट नीड टू डू ऑल दीज एक्सपेंसिव टेस्ट. ठीक है. तो इस पेशेंट के अंदर हर्सिटिज्म नहीं था. ठीक है.
ठीक है मैम। सो और तो नहीं कोई क्वेरी, आई होप सो इसके अंदर। मेरा क्वेश्चन है प्लीज मैम, देखिए जैसे ये पेशेंट है ना हमारे पास सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ आया, और जैसे आपने सीक्वेंस में इन्वेस्टिगेशंस का बताया मैम, ऐसे पेशेंट के अंदर जैसे आपने मैं बताया कि जैसे डे 21 प्रोजेस्टेरोन की बजाय मैं उसको मतलब बोलने के लिए मैं यही कहूंगी कि मुझे सीरियल चाहिए अगर बीटा एसीजी नेगेटिव है, जो FSH और LH है उसका क्या कहूंगी कि विड्रॉल के बाद डे 2 का मुझे दे दें? वो तो आप डे 2 ही कहोगे ना, चाहे वो विड्रॉल से आए हो या ना आए हो। सही मैम, ठीक ठीक है है, ना? थैंक यू। मैडम ये डे 2 या डे 3 मतलब दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन डे सा 2 होता है बेसिकली, डे Day 2 3 भी एक्सेप्टेबल है। मैम मैं यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लूँ? जी मैम ये जो LH FSH है ये बेसिकली तो इरेगुलर साइकिल में हमें क्या बताते हैं, क्योंकि हमने तो ये डे 2 पे कराना होता है ना। देखो, LH FSH जो है ना वो बहुत कुछ बताते हैं। ये जो PCO होता है ना, इसके साथ अगर आप देखो तो जो PCO है, फिर वेट गेन है, फिर हाइपर इंसुलिनीमिया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ये क्या से कहते हैं, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म है, एटसेट्रा एटसेट्रा है, जिससे कि इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स आ सकती है। उन सब का एक DD होता है। आपको FSH LH इवन इसमें मैं नाम ले रही हूँ, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस एस्ट्राडायोल लेवल्स डन, लेकिन इवन एस्ट्राडायोल लेवल्स भी, ये सारा कुछ बड़ा कुछ डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द PCO और वेट गेन विदाउट PCO, एंड देन हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म एंड इस तरह की चीजों में, ठीक है। और इसके लिए ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इन PCO वी गेट द रिवर्स रेशियो, यानी FSH नॉर्मल होगा लेकिन LH उसमें ज्यादा होगा। सिमिलरली देर आर हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म में दोनों कम होंगे, LH FSH दोनों कम होंगे। और एस्ट्राडायोल के साथ भी इसका DD के अंदर आ जाता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एस्ट्राडायोल उल्टा कम हुआ होता है, जैसे वेट गेन के अंदर FSH LH थोड़ा सा हायर साइड पे दोनों होते हैं, और एस्ट्राडायोल लेवल कंपैरेटिवली लोअर साइड पे। इस तरह से FSH LH, अगर आप ये छोटे छोटे डायग्नोसिस देखो जिसमें आप कहते हो कि शी मे बी हैविंग जस्ट वेट गेन बट नो PCO, बट शी मे बी हैविंग वेट गेन विद PCO, या शी मे बी हैविंग infrequent cycles because of hypogonadotrophic hypogonadism etc, तो उसमें FSH LH का बड़ा रोल है। जी, ये रिया ने कोई क्वेश्चन करना है? मैडम यही 1 मिनट ये LH FSH का थोड़ा सा पॉइंट में क्लियर कर दें। इनकी सिग्निफिकेंस बहुत है। जब ट्रेनिंग में मैंने ये PCO का केस दिया था ना, मेरी कंसल्टेंट ने मुझे इस क्वेश्चन पे रुला दिया था। वेरी और गुड, अब मुझे अपने ये भी सीनियर से बहुत पता अच्छा चला है पॉइंट कि है, मैं बताती हूँ। अगर आपको ये PCO बात का है। केस आ जाए तो वो कहते हैं कि आपको एग्जामिनर इस एक क्वेश्चन के ऊपर इतना रुला देते हैं ना। ये उसने डॉक्टर राशिद चौहान से भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने बस एग्जामिनर को गोल करके बताना है। इनकी सिग्निफिकेंस है, मैंने देखा है, हम ट्रेनिंग में करवाते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि कुछ मैं कंसल्टेंट इसको बताती हूँ, के बाद पता करवाते है हैं क्यों कुछ। करते हैं कुछ जी जी कंसल्टेंट्स ऐसी बात क्यों करते हैं कि ये क्यों कराया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि normally when we get a patient in clinic or in OPD, we may not even need to get the LH FSH done because clinically it's obvious that she's having PCO. Why? Because she's having infrequent cycles, there is weight gain, और उसका स्कैन के ऊपर भी वो जिस तरह कहते हैं ना, एक रोटरडम क्राइटेरिया जो होता है 2 out of 3 उसके आ जाते हैं कि चलो जी इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स और वेट गेन तो उसके अंदर आ गया, हर्सिटिज्म नहीं भी है, या इवन इफ शी इज हैविंग हर्सिटिज्म आल्सो। लेकिन एग्जाम के अंदर इट्स बेटर बिकॉज वी कैन नेवर गो बैक एंड और हम इन्वेस्टिगेशंस पे दोबारा वापस नहीं आ सकते, इसलिए हम एग्जाम के अंदर FSH LH और वो सारा कराते हैं। अदरवाइज व्हेन वी आर डूइंग क्लिनिक और वी आर सिटिंग इन OPD, एट टाइम्स हम पेशेंट के ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस का बर्डन नहीं डालते क्योंकि ये एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशंस है कंपैरेटिवली, LH FSH प्रोलैक्टिन वगैरह, लेकिन और थायराइड भी। बट अदरवाइज एग्जाम के अंदर जब हम वापस नहीं जा सकते इन्वेस्टिगेशंस मांगने के लिए। जब मैनेजमेंट स्टार्ट हो गई और बाद में लेटर ऑन यू गेट टू नो कि उसको तो शायद PCO का एलिमेंट वो रूल आउट ही किए जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। और LH FSH रिवर्स रेशियो इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि देयर आर डिफरेंट अदर डायग्नोसिस एज वेल, जिसके अंदर PCO विदाउट वेट गेन भी हो सकता है, जिसके अंदर
हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म भी हो सकता है, और इसी तरह इटसेल्फ पीसीओ हो सकता है, और इस तरह से जो होता है। तो उसमें आप, इसीलिए मैंने जब किसी ने कहा कि लिपिड प्रोफाइल कराएंगे या नहीं कराएंगे, अगर आप करा लो तो इट्स जस्टिफाइबल, नहीं कराओगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क ये नहीं लेके आए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सीरम इंसुलिन मांगेंगे कि नहीं, बिकॉज इसमें हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो क्या इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, लेकिन आप सीरम इंसुलिन नहीं मांगोगे, क्योंकि अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर मैनेजमेंट और डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपका बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस और रोटरडैम ट्रायल से बन गया हुआ है, ठीक है। FSH LH का रोल डायग्नोसिस में सच नहीं है, however yes it's there to strengthen your diagnosis, number one. number two, जो मैंने छोटे मोटे और रिलेटेड डायग्नोसिस बोले हैं, डीडीज बोले हैं, उसमें इसका थोड़ा सा और ज्यादा आपको हेल्प आउट कर देता है। हाइपर इंसुलिनीमिया itself is not going to even strengthen your diagnosis, or it's not even going to change the management, so there is no need of getting the insulin. थैंक यू मैम। डॉक्टर रूपा, अब हम एग्जामिनर को क्या कहें? अगर एग्जामिनर हमसे रिवर्सली पूछता है कि पेशेंट अभी तो आपकी इरेगुलर साइकिल है, उसका कोई डे 2 नहीं है, तो आप विड्रॉल ब्लीड करवा के डे 2 करवाओगे या अभी? जाहिर है विड्रॉल ब्लीड करवा के डे 2 कराएंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। यू वेलकम। अब मैं एक दफा फिर, क्योंकि आपको ये इन्वेस्टिगेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए पीसीओ के अंदर, एंड इफ पेशेंट इज हैविंग इनफर्टिलिटी आल्सो, राइट। पीसीओ के अंदर अगर तो वे एमेनोरिक है, मैरिड फॉर फ्यू इयर्स और व्हाटसोएवर है, तो सबसे पहले बीटा HCG, उसके बाद बेसलाइन सारी, उसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल जिसमें सीरम FSH LH डे 2 FSH LH एंड सीरम प्रोलैक्टिन, एंड देन थायराइड फंक्शन टेस्ट, राइट। उसके बाद इफ शी इज हियर विद फर्टिलिटी एज वेल, तो फिर आपने उसका हस्बैंड सेमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड पेल्विस, and then hysterosalpingogram or any other test for the tubal patency which may be diagnostic laparoscopy also, ठीक है। और उसके अलावा आपने और क्या मांगोगे? कोई और चीज तो नहीं रह गई? मैडम ये अगर इसको हाइपरटेंशन है तो A21 प्रोजेस्टेरोन सॉरी रह गया था जी आयशा। मैडम अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो एंड ऑर्गन एवेल्युएशन करेंगे, हम इसको RFT मांगेंगे। इफ शी इज हाइपरटेंसिव, और वो तो फिर क्रॉनिक हाइपरटेंसिव होगी ना, तो फिर आप उसके RFTs LFTs मांगोगे, फंडोस्कोपी भी मांगोगे। ओके मैडम। इवन ECG भी, और OGTT, इस पेशेंट में OGTT भी मांगोगे, ठीक है मैम। जी मैम। FSH सॉरी जी सानिया। मैडम मैं ये पूछ रही हूँ कि जो FSH मांगेंगे ना इस पेशेंट से, तो फिर वो इसके साथ मेंशन करना जरूरी है कि विद आफ्टर विड्रॉल ब्लीड FSH ऑन डे 2 कह लो, विड्रॉल ब्लीड की बात मैनेजमेंट में होगी। मैनेजमेंट ठीक है। मैम हर पीसीओ के पेशेंट में हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पूछेंगे या अगर किसी स्पेसिफिक में पूछते हैं? especially if she is here with weight gain obesity, वो obesity के साथ बैठी हुई है, या if she is above 30 years and you are suspecting PCO from the Rotterdam criteria, better to get OGTT done. मैम और वैसे भी जैसे मतलब एशियन एथनिसिटी है तो हमें OGTT तो मांगना चाहिए ना नहीं, पेशेंट का। 25 साल की लड़की में नहीं मांगोगे अगर वो 20 भी नहीं है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो एशियन एथनिसिटी वगैरह है वो होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, वो GDM का है। मैडम ये जो होता है ओबेसिटी, एक ओबेसिटी रिलेटेड पीसीओ होता है और एक थिन लीन पीसीओ होता है, दैट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ द LH। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या एक ओबेसिटी रिलेटेड और एक थिन लीन पीसीओ होता है? ये जो दोनों होते हैं ना, देखो जो थिन लीन नॉर्मली मोर देन 80% ऑफ द PCO आर विद ओबेसिटी, ठीक है। However, because Asian ethnicity में PCO का इंसिडेंस बहुत बढ़ चुका है, अगर वर्ल्ड ओवर इट्स 25%, तो एशिया के अंदर जो लिटरेचर कहता है इट्स 50%, बट वी नो व्हेन वी आर डूइंग OPD और वी आर सिटिंग इन द क्लिनिक, गायनी का जब OPD करते हैं उसके अंदर we know that almost 80% of our girls are having PCO. Every other girl who is coming inside into the criteria of the Rotterdam. So इस वजह से PCO बहुत common हो चुके हैं, लेकिन less than 20% और even less than 10% are those who are thin lean. थिन लीन के अंदर इसका जो ज्यादा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या पैथोफिजियोलॉजी है, इट्स मोर टुवर्ड्स द हाइपर इंसुलिनीमिया।
right? Obesity के अंदर then it's the peripheral fat and insulin like growth factors and many other things, जिसमें sex hormone binding globulins और वो सब भी आ जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा ये भी हमें समझने की जरूरत है जो पीसीओ की पूरी पैथोफिजियोलॉजी है कि जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स है फीमेल बॉडी में वो कहाँ से आ रहे हैं, इट्स फ्रॉम द ओवरी, एड्रीनल एंड द पेरिफेरीज, राइट? और कौन कौन से हैं जिसके अंदर एंड्रोजेंस में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, DHEAS है और फ्यू अदर्स हैं। और ये सारे जो हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म कैसे होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से तकरीबन मोर देन 90%, मेरा ख्याल है सिर्फ 1% ही फ्री रह जाते हैं, बाकी सारे तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अटैच हो जाते हैं। इट्स द फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल व्हिच इज कॉल्ड कॉजिंग हाइपर एंड्रोजेनिज्म। सो और उसके अलावा ये कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का हाइपर इंसुलिनीमिया से भी बड़ा ताल्लुक है। एंड देन द होल मेटाबॉलिक सिंड्रोम व्हिच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द मोर इंसुलिन लेवल्स एंड लेस एडिनोपेक्टिन लेवल्स, और ये सारी ये जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ये सारी इन्वॉल्व होती है। और उसमें फिर थिन लीन का रोल आता है, लेकिन ज्यादा इट्स इन द ओबीस पीपल बिकॉज ऑफ द मोर फैट और जो पेरिफेरल फैट से जो एंड्रोजेनिक प्रोडक्शन और वो सारा होता है उसकी वजह से। लेकिन जो थिन लीन है इट हैज गॉट मोर लेस द सेम पैथोफिजियोलॉजी बट अगेन अभी हिस्ट्री में बड़ा अच्छा निदा ने भी सारा पूछा था जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बिकॉज genetically it's genetic related, it's the dominant autosomal dominant condition, and it's coming not only from the mother but also from the father side. PCO is not only a disease of female, it's a disease of a male as well, because it's not only ovary related, it's a complete metabolic syndrome. इसका पूरा एक नाम है metabolic syndrome X, जिसके अंदर ना सिर्फ ओलिगोमेनोरिया और इनफर्टिलिटी आता है, बल्कि उसके अंदर ये जो सारा थायराइड, ये जो थायराइड भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर हार्ट कार्डियक कंडीशंस भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर स्लीप एपनिया भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर लिवर कंडीशंस भी इन्वॉल्व है, एंड देन एंजाइटी एंड द ऑन्कोलॉजिकल भी इन्वॉल्व है। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट होल फ्रॉम हेड टू टो, डिप्रेशन से लेके एंड तक सारा कुछ इसमें बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है मैडम, आपने पीसीओ में बताया कि थायराइड फंक्शन टेस्ट पूछने, इसका क्या कैसे कोरिलेशन है पीसीओ? इसका कोरिलेशन ये है कि अराउंड 12 to 15% ऑफ पेशेंट्स हु आर हैविंग पीसीओ आर हाइपोथायरॉइड, इवन सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइड होते हैं वो। परसेंटेज कितनी बताई आपने? 12%। 12 से 15 मैडम ने बताया। और मैडम फ्री एंड्रोजन इंडेक्स लेंगे हम इन्वेस्टिगेशन? नहीं, not having hirsutism. If she is having clinical hirsutism present, फिर आप लोगे। मैडम ये टेस्ट क्या एक्सपेंसिव होता है फ्री एंड्रोजन इंडेक्स, इसलिए नहीं हम लेते? फ्री एंड्रोजन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चाहिए होते हैं और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सॉरी, वो आप कराते हो, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके खुद कैलकुलेट करते हो फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स। मैडम टेस्टोस्टेरोन लेंगे हम? नहीं ना बेटा, जिसमें हर्सिटिज्म क्लिनिकली प्रेजेंट होगा सिर्फ उसमें टेस्टोस्टेरोन कराओगे। चलो अच्छा, चलो मैनेजमेंट कर लेते हैं इसकी। निदा अब इसी पेशेंट की आप मैनेजमेंट बताओ। Okay, madam. Ma'am, first I will explain the diagnosis to my patient that she is having polycystic ovarian syndrome, in which ovaries are larger than the normal ovaries and there is more fluid-filled spaces, and so they are unable to release the eggs that lead to anovulation. And most likely it run in families, and there is more production of testosterone that causes the peripheral insulin resistance, and so body produces more insulin. So body produces more testosterone also, that leads to the hirsutism and the features of the hyperandrogenism. So I will explain the future, also explain the future risk related to the polycystic ovarian syndrome to my patient, that include future risk of diabetes mellitus, cardiovascular disease, fatty liver. And as a patient is already hypertensive, so I will manage my patient in liaison with the senior gynecologist, physician, counselor, and a dietitian. I will advise lifestyle modification to my patient, that she should avoid bakery and poultry products, and she should have
diet rich in fiber, and about the daily exercise for the walk of about 30 minutes. Then as my patient is also amenorrheic for the last 3 months, I will give her withdrawal bleeding, withdrawal bleeding, so that to start the further management. For withdrawal bleeding, I will give her progesterone, the norethistérone, that is 20, that can be given 20 milligram per day for the 5 to 10 days. And Madam, for before that, I would also like to check the endometrial thickness of the patient on the ultrasound. And then after withdrawal bleeding, after giving the progesterone for 5 to 10 days, and then I will counsel the patient that she may need ovulation induction for the conception. Madam, आगे बोलती जाऊं? Should I proceed? Okay, good. And for ovulation induction, I will explain different options to my patient, and I can give her ovulation induction in the form of clomiphene citrate, that is an anti-estrogen. And prior to the starting ovulation induction, I would like to further also check her tubal patency test and the husband semen analysis, as that is given normal. I will start from clomiphene citrate from the day 2 of the cycle, and can be given for the 5 days, and the starting dose is 50 milligram BD, 50 milligram per day, and it can be given for the maximum up to 150 milligram per day. I will counsel the patient that the ovulation induction with clomiphene citrate is 85%, and there is 60 to 70% pregnancy by the 6 cycles of the clomiphene citrate, and but there is also a risk of multiple pregnancy, that is 10%. For that, I will follow my patient follow my patient from the day 12. I will check for the follicle and any feature of the ovarian hyperstimulation syndrome, and then I will check her serum progesterone at the day 21 to check for the ovulation. And further options, I will also explain the further options for the ovulation induction, like gonadotropins, parenteral gonadotropins, and aromatase inhibitors, like letrozole. I will tell that the letrozole is I will tell the patient that the aromatase inhibitors, letrozole, is not an FDA approved drug, but there are less chances of ovarian hyperstimulation syndrome with the aromatase inhibitors, and it can be also started from the day 3, and the starting dose is 2.5 milligram per day, and it can be increased up to the 7.5 milligram per day, and or a single dose of 20 milligram on day 3 can also be used, and it can also be given for the 6 months. And then I will also tell the patient about the gonadotropins, parenteral gonadotropins, in which I will give her 25 to 50 international units of FSH or human molecular gonadotropins, and from the day 2 of the cycle, and then I will check the follicular size from the day 10 of the cycle. I will also explain the multiple pregnancy risk with the this regime is also 5%, and Madam, patient at the end, patient can also be explained about the ovarian diathermy, in which 4 holes are made in the ovaries. ठीक है. So yes, you were very good. आपने अच्छा सारा स्पीच तैयार की हुई है for the ovulation induction and all. बस एक छोटी सी बात कि whenever you start off with the management, एक लाइन सबसे पहले जरूर बोलनी है कि I would like to complete my investigations first. पहले आपको कुछ investigations चाहिए. सबसे पहले तो बीटा HCG चाहिए. उसके बाद आपको ऑब्वियसली थायराइड का भी चाहिए. उसके बाद आपको और भी बड़ा कुछ चाहिए, खैर, लेकिन उसमें ट्यूबल पेटेंसी भी साथ चाहिए. आप उसे धड़ाधड़ दिए जाओ इतना कुछ, और आगे जाके पता चले कि मसला ही कहीं और आ गया, और आपको हस्बैंड की रिपोर्ट भी चाहिए. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. उसके बगैर आप इतना ज्यादा लंबा चौड़ी मैनेजमेंट या उसकी सारी स्पीच आपकी काम नहीं आएगी. इट वॉज गुड, लेकिन वही बात है, उससे पहले आप कहते हैं कि आई वुड लाइक टू नो फ्यू इन्वेस्टिगेशन. वो कहेंगे क्या, तो ऑब्वियसली यू वांट ऑल द इन्वेस्टिगेशन. वो सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है. क्या पता वो हाइपोथायराइड भी, उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट ही खराब है, तो फिर आपने उसको साथ में वो भी ट्रीट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यस, इनिशियली यू स्टार्ट ऑफ विद द विथड्रॉल ब्लीड. आप हल्का सा मेंशन कर सकते हो कि कैसे विथड्रॉल ब्लीड करेंगे. वंस विथड्रॉल ब्लीड हैपेंस, देन यू विल स्टार्ट ऑफ विद ओवुलेशन इंडक्शन. उन सब बातों से पहले एक बहुत अच्छी बात निदा ने की, छोटी सी तकरीर 2-3 लाइनों की कर दो अबाउट द वेट रिडक्शन, डाइट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, एक्सेसिव एक्सरसाइज. ये तो सबसे पहली चीज है. एंड यू कैन काउंसिल पेशेंट दैट इफ शी रिड्यूसेस 10% ऑफ वेट रैपिडली इन 3 month टाइम,
तो देर आर मोर देन 90% चांसेस दैट शी कैन इवन कंसीव स्पॉन्टेनियसली। ये इतनी अहम बात है पीसीओ के अंदर। तो यस, यू विल इन्वॉल्व द डाइटिशियन, आप उसको एक्सरसाइज का स्टार्ट कराओगे, आप उसको डाइट का सारा एम्फसाइज करोगे सो दैट शी शुड रिड्यूस वेट। और फिर शी इज 30, यू कैन डिस्कस विद हर कि आइदर शी कैन गो अबाउट जस्ट रिड्यूसिंग वेट फॉर द नेक्स्ट 3 months, और साथ आप उसके साइकिल्स मॉनिटर करो और नेचुरल कंसेप्शन देख लो, या फिर ये है कि शी कैन नॉट वेट, तो फिर आप उसका विड्रॉल के बाद ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टार्ट करो। हालांकि इस पेशेंट के अंदर शी इज 30 years of age, उसका पहले एक बेबी है, शी herself was history में didn't seem to be in that much hurry to get pregnant, और उसका अगर BMI ज्यादा, तो there is no harm that you discuss with the patient that you के पूरी effort लगाओ for weight reduction for 3 months and try to conceive naturally by availing the fertility days, try to normalize your cycles naturally by weight reduction, and then then we'll discuss again after 3 months what to do. तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप इसमें 3 months का सिर्फ यही ट्रायल दे दो। However, once AMH क्यों कराएंगे 30 year में? AMH नहीं कराएंगे, किसी ने चैट पे क्वेश्चन। मेटफॉर्मिन का बता दें। किसका? मेटफॉर्मिन। वो सब अभी मैं बताती हूँ। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। मेटफॉर्मिन इज रिकमेंडेड ना, वो आप उसके साथ हाइपरइंसुलिनीमिया के लिए बिल्कुल ऐड करोगे। सो वेट रिडक्शन एक्सरसाइज विद मेटफॉर्मिन आप दे सकते हो फॉर फर्स्ट 3 months, उसके बाद आप उसे फॉलो करोगे। उसके बाद व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओव्यूलेशन इंडक्शन, बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह निदा ने बताया वो भी ठीक है। अगर और भी टाइम सेव करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। उसमें फिर एक छोटी सी डिस्कशन होगी कि पहले लेजरा देंगे, लेट्रोजोल देंगे या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट। बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, बट yes, few studies say that with clomiphene citrate there are more chances of ovarian hyperstimulation in PCO, so you start off with the Lezra. But अगर आप दोनों की प्राइस में फर्क देखो तो प्राइस में फर्क भी बहुत ज्यादा। Clomiphene is quite cheaper as compared to Lezra. So even if you start off with clomiphene citrate, that's not a big blunder or anything. ठीक है, अगर आपने लेजरा से भी स्टार्ट करना है, सो यू विल स्टार्ट फॉर एग्जांपल इफ शी स्टार्टिंग विद द क्लोमिफेन सिट्रेट, जैसे निदा ने स्टाइल वाज वेरी गुड, सो यू स्टार्ट ऑफ विद फ्रॉम सेकंड डे टू 6th day विद फॉलिकुलर ट्रैकिंग। आप 2 चीजों से क्लोमिफेन सिट्रेट को मॉनिटर करोगे। यू स्टार्ट विद द 50 milligram dose and take it to 150 milligram in the 3-month time. And how will you monitor? You will monitor in terms of follicular maturity and as well as pregnancy. If follicle is formed, then you will continue the same medicine, the same dose in the same patient for the next 3 to 6 months even, and try to counsel her to conceive in a natural way with this medicine, because now the follicle is getting matured, and you will tell her about the important fertility days, right? So and for example, if the follicle is not maturing with clomiphene, you'll increase the dose from 50 to 100 milligram next month with the same follicular tracking, and then to 150 milligram. If the follicle is not formed, then you will change the medicine. So this is how you will do, and then after changing the medicine again, you will monitor the patient for the next 3 months for in terms of follicular size as well as pregnancy. And if any of these occurs, like follicle is formed, then you can give the same medicine. If pregnancy occurs, फिर तो हमारा काम हो गया। उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल इन 6 month टाइम फॉलिकल नहीं बन रहा या जो भी नहीं बन रहा, उसके अलावा एग्जाम में ट्राई करो, जैसे मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, आपको बहुत ज्यादा गोनेडोट्रोफिन्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपको फॉलिकल मेरा बन गया एंड आई विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 months, और वो उसमें हो जाएगा। अगर एग्जामिनर कहे कि यू हैव ट्राइड विद गुड फॉलिकल in 6 month time and patient has not conceived, what next step? तो फिर IUI का स्टेप भी हो जाएगा। जी सबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मुझे ये पूछना है कि हम साइकिल को कैंसिल कब करेंगे? कितने फॉलिकल्स होंगे कि हम उस साइकिल को कैंसिल कर देते हैं? और दूसरा मुझे बता दें, साइकिल अगर को पेशेंट कैंसिल कैसे कर सकते हैं? यस मैम, कहते हैं कि साइकिल को कैंसिल कर देंगे। वो इसमें नहीं कहते, वो IVF या ICSI में कहते हैं। हाँ, वो जो OHS हो जाता है ना, इसमें तो बन गया, इसमें तो बन गए अब इतने फॉलिकल्स। आपने आप कौन सा को, मैं आपकी मेडिसिन तो खत्म हो गई डे 6 पे जाके, आप किस चीज को कैंसिल करोगे? और मैम उसमें कितने पे करेंगे? अगर हम करते हैं IVF, उसमें कितने फॉलिकल्स हों तो हम उसको साइकिल कैंसिल करें? उसमें एटलीस्ट 2 फॉलिकल्स होने चाहिए, बेस्ट होता है 2 to 4 या 6 तक। इफ यू आर गेटिंग मोर देन 8 or 9 फॉलिकल्स, वो फिर OHSS की तरफ चला जाता है। और मैम एक और बात बता दें, पेशेंट ओवरलोड तो कर रही है, आपने उसको लिजरा दे दी है, लेकिन वो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो हम उसे क्लोमिफेन की तरफ सेकंड लाइन पे जाएंगे या बस लिजरा को डायरेक्ट स्टिमुलेटेड IUI की तरफ? मैं यही तो कह रही हूँ, whenever you are giving any medicine for ovulation induction, you follow the patient in terms of follicular size
Number 2, pregnancy. If follicular size is not achieved, then you will take the medicine to the maximum dose in 3 month time. Again, if the follicle is not formed, then you will change the medicine. ठीक है मैम, मतलब अगर लिजरा दिया आपने फिर आप चली जाए क्लोमिफिन की तरफ, अगर क्लोमिफिन दिए फिर आप लिजरा की तरफ जाए, फिर आप थर्ड स्टेप ले लें ठीक है मैडम फर्स्ट लाइन लेज़रा है या क्लोमिफेन सिट्रेट है? पीसीओ के अंदर देखो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसा जिस तरह से गाइडलाइन तो है नहीं कि उसमें हम कहेंगे जी फर्स्ट लाइन लेज़रा ही है. हाँ, फ्यू स्टडीज शो के विद क्लोमिफेन देयर आर मोर चांसेस ऑफ ओएचएसएस इन पीसीओ, सो वी गिव लेज़रा एज द फर्स्ट लाइन. लेकिन इन दोनों मेडिसिन की प्राइसेस में बहुत फर्क है. क्लोमिड इज मच चीपर देन लेज़रा, सो लेज़रा महंगी होती है, तो आप अकॉर्डिंगली पेशेंट को देख के भी डिसाइड कर सकते हैं. मैडम हम गोनेडोट्रोपिन्स नहीं देंगे अगर ये इन दोनों से कंसीव पेशेंट ने ओवुलेट नहीं किया तो? देंगे. ठीक है, वो ऑप्शन करके फिर हम एलओडी बात ही नहीं होती एग्जाम में, इसमें ही हो जाता है. मैडम एक क्वेश्चन है जी मैडम, अक्सर जो है वो टोल देती हैं. जरा म्यूट कर दो सिद्रा, फिर बोलना. जी मैडम मायोइनोसिटोल उसका क्या रोल है? देखो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स प्रमोट करते हैं मायोइनोसिटोल और पता नहीं क्या क्या, एल कार्निटीन और आई डोंट नो दीज प्रोडक्ट्स. दीज मे बी हेल्पफुल, बट जितनी भी स्टडीज अभी तक आ रही हैं जो लेटेस्ट हैं, दे से दे हैव नो रोल इन पीसीओ. इसलिए आपको किसी भी किताब की पीसीओ की मैनेजमेंट में इन मेडिसिन का नाम नहीं मिलता. आपको सिर्फ मेटफॉर्मिन का मिलता है. ओव्यूलेशन एंड वेट रिडक्शन तो ऑफ कोर्स है और फिजिकल एक्सरसाइज भी ऑफ कोर्स है, लेकिन इसमें आपको वेट रिडक्शन और इसके साथ सिर्फ आपको मिलता है मेटफॉर्मिन का और क्लोमिफेन वगैरह ओव्यूलेशन रिडक्शन का. सानिया मैडम मेरा एक क्वेश्चन क्वेश्चन है मैडम कि जो आपने भी बताया है कि हमने मतलब 3 मंथ्स के लिए देखना है उसको देके क्लोमिफेन सिट्रेट या लेज़रा, तो मैडम अगर मतलब अगर पहले मंथ में हमने किया और उसने नहीं ओव्यूलेट किया ना, ओव्यूलेशन नहीं हुई या फॉलिकल नहीं बने, तो मैडम फिर जी मैडम तो फिर डोज हमने सेकंड साइकिल में इंक्रीज करके फिर वो टोटल 3 मंथ्स ही देना है या फिर आगे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? में तो यू कैन इंक्रीज द डोज. आप उसका 50 mg फर्स्ट मंथ, 100 mg सेकेंड मंथ, 150 mg पर डे थर्ड मंथ. अगर फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो फिर आप फोर्थ मंथ में लेज़रा से शुरू कर दोगे. अगर आपने स्टार्ट ही लेज़रा से किया, फर्स्ट मंथ में नहीं किया, सेकेंड मंथ में यू कैन ट्राई अगेन, नहीं हुआ तो फिर थर्ड मंथ में आप क्लोमिफेन पे आ जाओ. ओके ओके जी सानिया ने कुछ कहना है. जी मैडम, तो ये तो टोटल आपके पास 3 साइकिल्स हुए ना, जो आपने लेज़रा की भी देना है और आपने अगर उससे नहीं बनता तो फिर आप क्लोमिफेन पे स्विच ऑफ करो ना. तो हर एक की तकरीबन 3 to 2 जैसे 2 साइकिल्स मैंने आपने कहा कि लेज़रा के 2 साइकिल के बाद ही स्विच ऑफ कर जाओ क्लोमिफेन पे. और अगर क्लोमिफेन से अच्छा मैडम एक और बात मैंने पूछनी थी. जैसे मैडम ये वाली पेशेंट तो 30 इयर्स एज की है ना, और लाइक सपोज अगर ये पेशेंट ये चल यही वाली एज कंसिडर कर लेती हूँ, अगर मेरे पास आती है या 28 इयर्स औरत आती है और वो सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के साथ है, 4 इयर्स से ज्यादा हो गया, तो मैडम इस ये वाला जो सिनेरियो था इसमें तो ट्यूबल स्टेटस को देख के ही और हस्बैंड सीमेन एनालिसिस को देख के ही मैंने ओव्यूलेशन इंडक्शन देनी है. लेकिन अगर सपोज सब फर्टिलिटी का टाइम पीरियड इतना नहीं है मैडम, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए हमने HSG के स्टेटस को और हस्बैंड सीमेन एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन HSG का स्टेटस पूछना चाह रही हूँ कि वो जरूर चेक करना चाहिए या नहीं. देखो दिस अ गुड क्वेश्चन. सब फर्टिलिटी की अगर वो पेशेंट है मोर देन 2 इयर्स हो गए उसको नेचुरली ट्राई करते हुए और नहीं कंसीव हो रहा, तो इट्स बेटर बिफोर गोइंग अहेड विद द मैनेजमेंट ऑफ सब फर्टिलिटी गेट हस्बैंड सेमेन एनालिसिस डन एज वेल एज द पेटेंसी टेस्ट डन. ठीक है मैडम. ठीक है मैडम, इसमें वो जो क्लोमिफेन रेजिस्टेंट और क्लोमिफेन फेलियर है वो रेयर बात है, उसमें फिर ओवेरियन ड्रिलिंग आ जाती है. ठीक मैम, तब फिर ओवेरियन ड्रिलिंग और फिर IVF की तरफ मतलब चलेंगे ना? IUI या IVF, इट डिपेंड्स. मैडम गोनेडोट्रोपिन्स हमने कितने अरसे तक के लिए देने हैं अगर ये लेज़रा और से नहीं 3 मंथ्स के लिए देंगे? और मैडम ये कैसे देंगे? गोनेडोट्रोपिन्स के 2 तरीके होते हैं बेसिकली. या तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड डे ऑफ द साइकिल टिल डे 11, आप FSH देते हो 75 इंटरनेशनल यूनिट्स IM, या फिर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड डे से 6th डे तक आप ओव्यूलेशन इंडक्शन की ओरल मेडिसिन देते हो और फिर 7th डे से 11th डे तक आप उसको गोनेडोट्रोपिन लगाते हो.
और मैडम अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा आ जाता है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं, तो फिर क्या हम उसको ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे? शी मे नीड ब्रोमोक्रिप्टिन या क्या बोले। मैम ये रहीला ने क्या कहना कौन है? सा हमारे पास प्रोटोकॉल फॉलो होता है? क्रॉनिक डोज प्रोटोकॉल जो हो गया, वो जस्ट एक स्टेप अप है, स्टेप डाउन है जी। स्टेप एक अप आपने स्टेप क्लास डाउन ली की थी बातें मैडम। आपने सिर्फ आईवीएफ के लिए रखनी है, इसमें नहीं। मैडम वो तो होता भी आईवीएफ में है ना, स्टेप अप और जी स्टेप डाउन। जी रहीला ने क्या कहना है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एक पेशेंट को हमने ग्लूकोफेज पे डाला ना, और वो साथ में हमने उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन जो कंसीव वो कर लेती है, तो मैम इस ग्लूकोफेज को हमने फिर स्टॉप करना होता है या प्रेगनेंसी में? क्योंकि इवन इन प्रेगनेंसी इनिशियल ट्राइमेस्टर में अगर वो कंटिन्यू भी कर रही है तो वो सेफ है, बल्कि फ्यू स्टडीज से कि दे हेल्प टू रिटेन प्रेगनेंसी, स्टडीज को प्रिवेंट करते हैं। और मैम मेरा एक ही क्वेश्चन भी है कि जैसे हमारे पास ये जितनी भी सेकेंडरी सब फर्टिलिटी आती है, इसमें भी हमने मस्ट मतलब हस्बैंड की हिस्ट्री भी ठीक हो, फिर भी हमने HSA हमने मांगना होता है जी। अच्छा। और मैम ये भी पूछना था कि जैसे ये लीन पेशेंट्स और जिनका LH ज्यादा है ना, और मैम वो मल्टीपल ओव्यूलेशन इंडक्शन से फेल मतलब उनकी एक मिनट में कॉल ले लूं। एक अब मेरी बात सुने, किसी को याद है ये जो अभी नवंबर में आया था, तो उसमें मतलब मैंने सुना था कि डे 1 पे कोई PCOS का था, ऐसा था कोई या नहीं? किसी को पता है? यार अगर किसी के पास जी रिकॉर्ड है रहीला, तो आप क्या वो कह कर रहे दे। थे? सॉरी। मैम मैं ये कह रही थी कि जो पेशेंट लीन होते हैं और जिनका LH ज्यादा होता है, मैम उनके अंदर जो ये लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है, इसका रोल होता है ना, जिनका प्री ओव्यूलेट मतलब LH भी उसके काफी अंदर ज्यादा है? होता है। देखो बात ये है कि आपने जो रेयर वाली चीजें है ना, और जो बहुत पसंदीदा चीजें नहीं है, उसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग बहुत एंड रिजॉर्ट पे जाके होती है। इट्स द लास्ट थिंग दैट वी डू। बहुत ज्यादा कोई रेजिस्टेंट जिसमें हर किस्म के रिजीम से ओवम नहीं बन रहा, उसमें हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग अटेम्प्ट करते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट डन एंड इज नॉट रिकमेंडेड इन एवरी पेशेंट। कितने पेशेंट्स के आपने डिपार्टमेंट में ओवेरियन ड्रिलिंग होते देखिए? किसी की भी नहीं। जी मैम। है ना? मैम सिर्फ यही बात थी कि अगर किसी का LH बहुत हाई भी आए तो फिर भी हमने स्टार्ट इसी उस पे करना है ना, जी स्टेप से जी करना है कि हम बिल्कुल PCs और उस पे। बिल्कुल। थैंक ठीक है, यू। साइमा ने क्या पूछना है? ये पूछना था, अगर हम लोग क्लोमिन दे रहे हैं, क्लोमिन, तो अगर 3 साइकिल उसकी ओवुलेशन हो रही है तो फिर कितने साइकिल देंगे? उस 3 के अलावा 6 और देंगे या उसके साथ 6 6 ले जा देंगे? सकते हैं, 6 साइकिल्स दे सकते हैं ओवुलेशन इंडक्शन की। टोटल ना? उनके साथ टोटल। जी टोटल। मैडम इन पेशेंट्स में हम साइकिल रेगुलर करने के लिए हमारी प्रेफर्ड ड्रग कौन सी होगी, मतलब जो कंसीव भी करना चाहती है? विड्रॉल वाली। मैडम HCG इंजेक्शन की बात करेंगे डोमिनेंट फॉलिकल बनने के बाद? हाँ बिल्कुल। जी सबा ने क्या कहना है? मैम मुझे ये पूछना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट दे दें LOD का, कि हम इसमें जो इमेच्योर फॉलिकल उठा लेंगे फिर उसे इन विट्रो मैच्योर करके IVF के लिए यूज करेंगे। इसका LOD का कितना होता है? लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में एक पेशेंट जिसका फॉलिकल बन इसके ही रहा है, फॉलिकल्स mature नहीं नहीं, उठाते। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में फॉलिकल बनता ही नहीं है। ठीक फिर है, क्या करेंगे इसका? उसके अंदर आप एक तरह से स्टिमुलेट कर देते हो ओवरी को, 4 जगहों पे कॉटरी कर देते हो, पर्टिकुलर 4 mm थिकनेस के डीप तक 4 जगहों पे, ताकि वो एक तरह से स्टिमुलेट हो जाती है ओवरी। इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है मैम। और अगर सपोज करें इस पे भी नहीं करती है, बट क्यों ये हम नहीं करते? क्यों आपने ट्रेनिंग में नहीं देखा? क्यों ये आखिरी तरीका है? क्योंकि आप इसमें ओवेरियन टिश्यू डैमेज कर रहे हो और ये आपका जल्दी ओवेरियन फेलियर भी कर सकते हैं। फेलियर में जाएगा। क्या मैम? और एक और बात, अगर एक पेशेंट जो LOD से भी नहीं हुआ, फिर हम इसको जाते हैं IVF की तरफ, तो उसके लिए इसका फॉलिकल बना ही नहीं है, मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो फिर स्टेप डाउन स्टेप अप प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है, और अगर नहीं बना तो फिर वो साइड बना ही नहीं, इसका मैच्योर फॉलिकल बना ही नहीं यू हुआ। नीड टू चेक हर AMH। फिर तो वो शी इज नॉट अ केस, वो फिर ओवेरियन फेलियर वाले केस की तरफ है। और मैडम वो क्या होता है जिसे हम कहते हैं इन विट्रो मैच्योरेशन किया जाता है, इमेच्योर एग लेकर हम उसे लेबोरेटरी में जो है आर्टिफिशियल ऐसा कुछ एनवायरनमेंट। नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत हाई लेवल की बातें। ये नहीं है, ये होता नहीं है, इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मे बी अंडर स्टडी होगा बट इट्स नॉट येट डन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसकी बात नहीं करनी है जो नहीं है। हाँ जी सलमा।
मैडम इस किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादातर इरेगुलर पीवी ब्लीडिंग के साथ होते हैं ना, तो हमें इनका साइकिल रेगुलर करने के लिए पहले क्या करना चाहिए? इनको इस ओसीपीज तरह पे के जो डालेंगे तो पेशेंट होते हैं वो इरेगुलर पीवी ब्लीडिंग के साथ नहीं होते, वो इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स के साथ होते हैं। देयर आर 2-3 थिंग्स। जब बात हो रही है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की, तो इनफ्रीक्वेंट साइकिल होता है या मोर फ्रीक्वेंट साइकिल होता है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है। जो मोर फ्रीक्वेंट पीरियड्स होते हैं वो पीसीओ वाले नहीं होते, वो पॉलिप के होते हैं या और चीजों के होते हैं। जो इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स हैं उसमें फिर आप विड्रॉल ब्लीड की मेडिसिन यूज करते हो। नहीं मैडम, मैडम इस इनफर्टिलिटी के अलावा हम इसको ओसीपीज पे डालेंगे साइकिल रेगुलर अगर वो करने के लिए? कंसीव नहीं करना चाह रही तो आप उसे ओसीपी का ऑफर कर सकते हो। मैडम मैंने ना एक और देखा है कि मैडम कुछ मतलब जो है ना कंसल्टेंट्स, वो ये जो प्रोजेस्टेरोन पे डाल देते हैं फॉर डे 20 मतलब 21 डेज के लिए, मतलब पीसीओएस की पेशेंट में इवन। मैडम आपने वो ऐसा नहीं प्रैक्टिस ठीक करना। नहीं, हाँ वो बताना भी नहीं है ना क्योंकि ना, रिकमेंडेड नहीं है। पहले तो आप 3 मंथ्स में उसका वेट रिड्यूस करोगे तो वो नेचुरली भी ब्लीड करेगी। अगर वो वेट रिड्यूस और फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करेगी तो शी मे नॉट इवन नीड विथड्रॉल ब्लीड इन द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है ना? ठीक है मैम। जी डॉक्टर इज़्ज़त। आपके सॉरी मुझे अस्सलाम लगता है वालेकुम। हाँ एक जी ये क्वेश्चन पूछना था कि तो जी मैडम ये पूछा कि ये जो विड्रॉल ब्लीड करानी है ये डाइड्रोटेस्टेरोन बिफेस्टोन से करानी है या प्राइमोलुटेन नॉरेथेस्टेरोन से? क्योंकि बाज कंसल्टेंट्स कहते हैं कि वो जो प्राइमोलुटेन नॉरेथेस्टेरोन है वो एंड्रोजन स्पेसिफिक ज्यादा हो जाती है, तो उसके ज्यादा अच्छे नॉट इफेक्ट्स रियली नहीं है, तो आप डाइड्रोटेस्टेरोन। not really. There is no specification or no guideline saying this, so you can give Primolut. मैम ईबीएम में लिखा हुआ है नॉरेथिस्टेरोन। जी सानिया। मैम ये जैसे ये वाली पेशेंट 30 इयर्स की थी और इसमें आपने कहा ना कि जब 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, सब फर्टिलिटी के भी और ये पीसीओएस की भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जाना है। लेकिन अगर यंग पेशेंट हो और उसमें कोई सब फर्टिलिटी का ना हो, तो उसमें तो फिर ऐसी कोई मैरिड हो वो, लेकिन उसकी कोई सब फर्टिलिटी वाली हिस्ट्री ना हो, तो फिर भी मैं मेल क्योंकि पार्टनर की उसकी हिस्ट्री infrequent लूंगी? क्योंकि नहीं 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 अगर वो सब फर्टिलिटी के साथ है ही नहीं, क्या पता कोई पेशेंट हो जिसने अभी कंसीव करना ही ना हो, वो शी डजंट हैव एनी कंप्लेंट ऑफ अनेबल टू कंसीव। सो आप फिर क्यों उसके पीछे पड़ जाओ कि हस्बैंड की पूरी हिस्ट्री लेने बैठ जाओ, उसकी रिपोर्टें ये वो, फिर शी इज जस्ट अ केस ऑफ इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स एंड वेट गेन। ठीक है ना? फिर आपने सब फर्टिलिटी को जबरदस्ती नहीं अंदर घुसाना। ठीक है मैम, अगले क्लास में ट्विन पे सैटरडे को अगर आप डिस्कस करती हैं तो फिर मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ मैडम ट्विन मल्टीपल जेस्टेशनल संडे को। को होगी क्लास। डॉक्टर संडे सानिया, डॉक्टर जी सानिया जो नवंबर में ना ट्विन विद आया था, 1 अनॉमलस फीटस आया था एनॉमली पे, आप काइंडली ऐसा केस कीजिएगा। हाँ कोई कैसा anom- कैसा कि एक